Teriano, building bonds, building future. Hello everyone, I Gaurav Singh welcomes you on Teriano. Today we will discuss and some basic information about our 11th political science, where we will deal the first book of NCERT, that is Indian Constitution at Work. Okay, this is NCERT book. So you all have to prefer only NCERT for this because most of the contents has been covered here. यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्रिया प्रणाली था, क्या था, उसको कैसे बनाया गया, उसमें किन किन बातों का ख्याल रखा गया. सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी हियर. ओके, सो अब हम ये जानना चाहते हैं, इनमें कुछ तथ्य हैं जिसके बारे में हम आपसे चर्च करेंगे. जैसा कि आप लोग सभी, मुझे उम्मीद है कि 10वीं के बाद अपने भविष्य को देखते और समझते हुए आपने इस विषय का चयन किया होगा कि पॉलिटिकल साइंस क्या है, इसकी आवश्यकता क्या है. मैंने और भी जो पॉलिटी के जो सीरीज चला रहे हैं एडुटेरिया पर, हम उस पर भी हमने बहुत बार इस विषय के बारे में चर्चा किया है कि इसका इम्पैक्ट क्या है, फ्यूचर क्या है, और बहुत सी चीज़ें ऐसी है जिसको कि आप छोड़ नहीं सकते हैं, और कहीं न कहीं आज नहीं तो कल या जीवन के अंतिम पड़ाव पे कहीं पे इस विषय की आवश्यकता जरूर पड़ेगी. ठीक है, तो इस के साथ हम शुरुआत करना चाहेंगे कि 11th की NCERT फर्स्ट पेपर का क्या सिलेबस है. ओके, तो सिलेबस का डिवीजन कुछ इस प्रकार किया गया है कि वी आर हैविंग 10 चैप्टर्स. किसमें? बुक 1 में. उस बुक का नाम क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, NCERT की है. अंडरस्टूड. सो फर्स्ट ये हो गया. अब दूसरी बात ये आती है कि 10 चैप्टर्स हैं इस बुक में, और वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उनके वेटेज क्या हैं, उनको कैसे हम पढ़ सकते हैं, और गौरव सर आपकी कैसे मदद कर सकते हैं, टेरियानो कैसे मदद कर सकता है. जैसा कि आप सभी को पता है, जिस प्रकार यूनाइटेड नेशन एक हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ पूरी दुनिया को बांध के रखा है कि हर एक को अपना एक नियम और एक दायरा देकर रखा है, मीन्स देयर इज सम प्रोटोकॉल. So on that same basis, we are also providing the same concept here. कि हम लोग इस तरह से आप लोगों को पढ़ाएंगे कि हर एक चैप्टर की या हर एक टॉपिक को आपको तोड़ कर बताएंगे. तोड़ का मतलब होता है डिकोड करके बताना. ठीक है, तो मैं डिकोड करके यहाँ से बताऊंगा. पहला चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, इस पे क्वेश्चन आता है व्हाई एंड हाउ. दूसरा आता है कि पहले में आप देख लें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों है, कैसे है और क्या है, आखिर इसकी आवश्यकता हम भारतीयों को क्यों पड़ी, क्या कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ भारत में या और भी राज्यों में है. तो ये सब चर्चा हम यहाँ करेंगे. उसके बाद हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, हमें क्या राइट्स दिए हैं और हमें क्या ऑब्लिगेशन, दैट इज ड्यूटीज दिए हैं. कहाँ पर? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में. अब हम बात करेंगे कि इसमें राइट्स में कौन कौन से राइट्स हैं, ये 6 राइट्स किस तरह के होते हैं, उनका क्या लिमिटेशंस है, कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसका रूल्स क्या है. एवरीथिंग वी विल डिस्कस इन द पर्टिकुलर चैप्टर ऑफ सेकंड चैप्टर. अंडरस्टूड. इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, अब उसमें पढ़ेंगे. इलेक्शन क्या होता है, रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, क्या बिना इलेक्शन का कोई कॉन्स्टिट्यूशन सस्टेन कर सकता है, कोई डेमोक्रेसी को सस्टेन करने के लिए, उसको चलाने के लिए सुचारू रूप से क्या इलेक्शन जरूरी है या बिना इलेक्शन के भी हो सकते हैं. तो इन विषयों पर हम चर्चा करेंगे डिटेल में इस चैप्टर में आने पर. अब बात करेंगे एग्जीक्यूटिव का, जो क्रियान्वयन करती है चीज़ों को. जैसा कि आपको हमने बता चुका है पहले ही कि कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और व्हाट, जुडिशरी, मीन्स एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये तीनों ऑर्गन जो होते हैं ये गवर्नमेंट के ऑर्गन है, गवर्नमेंट के ऑर्गन्स हैं. इसके बारे में पढ़ेंगे हम कि एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है, इसके रोल क्या होते हैं, क्या मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव होते हैं. सो ऑल दैट विल ट्राई टू कवर इन दिस चैप्टर. देन कम टू द लेजिस्लेचर. व्हाट इज लेजिस्लेचर, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, इज इट देयर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे कहाँ पर? लेजिस्लेचर में. जैसे आपको पता है MP, MLAs जो भी होते हैं हमारे लीडर्स, जो
सांसद हो, सांसद होते हैं और विधायक होते हैं, तो उन लोगों के बारे में हम पढ़ेंगे, वो किस तरह से नियम कानून बनाते हैं, पॉलिसी लाते हैं अपने अपलिफ्टमेंट के लिए, अपने वेलफेयर के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए. ओके, सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी इन द लेजिस्लेचर. देन कम टू द जुडिशरी, द थर्ड ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट व्हिच इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट. ये बहुत ही स्वतंत्र तरीके का ऑर्गन है. इस ऑर्गन से हम ये कह सकते हैं कि बिना जुडिशरी का कोई भी देश सस्टेन नहीं कर सकता है. इफ देयर इज नो जस्टिस, नो डेमोक्रेसी. No democracy, no rule. No rule, no regulation. No regulation, no country. Understood? तो हर जगह नियम चाहिए. अगर आप परिवार में रहते हो, घर पे रहते हो, वहां भी नियम चाहिए. वहां भी हमारी न्याय व्यवस्था है. अगर आपसे गलती, उसका न्याय कौन करेगा? आप जिस समाज में, उसमें कौन न्याय करेगा? So everywhere judiciary is there. In the same way, we will also study in our chapter 6 of Indian Constitution at work. Okay. Then federalism. ये फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर क्या होता है, क्यों इसको रखा गया, यूनियन लिस्ट क्या होता है, कंट्रेंट लिस्ट क्या होता है, समझ में आ रही है आपको, स्टेट लिस्ट क्या होती है. सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी इन द फेडरलिज्म. विदाउट फेडरलिज्म एनी स्टेट और एनी कंट्री कैन सर्वाइव. इज इट पॉसिबल? सो ऑल दैट कंसेप्ट विल क्लियर इन दिस चैप्टर 7. ओके, सो हम लोग, आप इस बात को ध्यान में रखें कि चैप्टर को एक ऑर्डर, एक क्रोनोलॉजी के साथ हमें बताना है. ओके, नाउ कम टू द 8. इन सब चीजों को जब हम देखते हैं केंद्रीय स्तर से एक जो जमीनी स्तर तक जो चीजों का जो डिवीजन होता है, वो किस तरह से हुआ है. पहले आपने एक संविधान बना, चलो जानकारी हो गई. उसमें राइट्स और ड्यूटीज मिले हमें, वो भी चलो. उसको चलाने के लिए हमें रिप्रेजेंटेशंस चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए. तो उनको कैसे चुनेंगे हम? तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्शन. फिर अब हमारे पास 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. ये क्या होता है? क्या इसके बिना कोई डेमोक्रेसी सस्टेन कर सकता है या नहीं कर सकता है? सो वी विल आल्सो स्टडी दैट. अब हम पढ़ते हैं इन सब चीजों के बावजूद अब लोकल लेवल पे हम किस तरह से करते हैं. एक जमीनी स्तर पर बहुत लोग हैं, अच्छे अच्छे कोचिंग में अच्छे अच्छे पैसे दे रहे होंगे, बेशक उनके पास है तो दे रहे हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि क्या उन लोगों के लिए शिक्षा संभव है जो घर पर हैं, उनके पास पैसे का अभाव है, तो वो बिना शिक्षक को पैसे दिए कैसे वो पढ़ सकते हैं? तो फॉर दैट पर्पस, जैसे कि हमने स्टार्ट किया चेरियान, और भी बहुत सारे लोग हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि देश में सिर्फ सेना बनकर ही देश की सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है. आप जिस किसी भी हालत में हो, देश की सेवा के लिए तत्पर रहें. चाहे वो शिक्षा दे सकते हैं, शिक्षा दें, समाज में सुधार कर सकते हैं. जैसे कि आपको पता है कि उस समय अपने जो थे सती प्रथा किन्होंने हटाया था? राजा राम मोहन राय ने. तो उनके लिए उनको देखिए, उन्होंने समाज में चेंजेस क्या, हम उन्हें याद रखते हैं. गांधी जी तो आर्मी में थे नहीं, समझ में आ रही, लेकिन फिर भी उन्होंने देश की सेवा की. तो आप भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत से लोग कर रहे हैं. ओके, सो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगा जो शिक्षा निःशुल्क रूप से बच्चों को दे रहे हैं. और हमें लगता है कि आप लोग को भी अप्रिशिएट करना चाहिए उन लोगों को जो आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं. चलिए हम आगे बढ़ते हैं. अब हम आते हैं कि जो लोकल गवर्नमेंट है ये क्या होता है. जैसे म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, नगर पालिका, इन सब चीजों के विषय में हम पढ़ेंगे कि जो अपना अर्बन का मतलब शहर निकाय क्या होता है, अर्बन जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो क्या होता है, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, गांव में अलग अलग जो व्यवस्थाएं बनी है सरकार द्वारा, उनका संचालन कैसे होता है. सो ऑल दैट थिंग वी विल स्टडी हियर. और भी कोई उदाहरण लेंगे जो देश में ऐसी महिला है या पुरुष हैं जो देश की इस लोकल गवर्नमेंट को अच्छे संचालन कर रहे हैं. जैसे आप पंचायत सेवक की बात करता हूं मैं, उसके बाद करता हूं मैं सरपंच की, गांव में मुखिया होते हैं. सो उन लोगों के विषय में प्रधान होते हैं, अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाने जाते हैं. सो वी विल स्टडी ऑल दैट इन दिस चैप्टर. देन the 9th chapter which is constitution as a living document. तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे संविधान है क्या है, वो लिविंग डॉक्यूमेंट है, एक जिंदा दस्तावेज. जिंदा दस्तावेज का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार व्यक्ति को, वृक्ष को आप ऐसे जानते हैं, अगर वृक्ष मूर्छित हो जाता है और वो उस डेढ़ हो जाता है, आप देखते हैं कि वो धीरे धीरे अपनी रौनकता खोती चली जाती है. व्यक्ति को मैं मृत तब समझता हूं, आप तब समझते हैं जब वो श्वास लेना बंद कर देता है और वो अपनी एक्टिविटी क्रियाकलाप सभी बंद कर देते. मैं मृत मानता हूं, आप मृत मानते हैं.
इन द सेम वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए लिविंग डॉक्यूमेंट कहलाता है क्योंकि आपको पता है समय समय पर आवश्यकता के हिसाब से हम इसमें बदलाव करते रह रहे हैं। आज भी बदलाव हो रहा है और जरूरत के हिसाब से आगे भी बदलाव होते रहेगा, जिसको हम इंग्लिश में अमेंडमेंट बोलते हैं। ओके, आर्टिकल 368 जो है वो प्रोवाइड करता है कि कैसे हम अमेंडमेंट करते हैं। ओके, तो इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि ये स्टैटिक नहीं है, ये डायनेमिक है, ये लिविंग है, क्योंकि चेंजेस टेक्स प्लेस एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द सोसाइटी और द पीरियड ऑफ द टाइम। ओके, नाउ last but not least, the last chapter of the book is the philosophy of the constitution, कि कॉन्स्टिट्यूशन का फिलोसफी क्या है, उनका दर्शन क्या है, वो किस प्रकार से समाज को समझते हैं, वो जो प्रस्तुत कर रहे हैं लोगों के लिए, उनकी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, उनको बहुत सारी स्वतंत्रता प्रदान कर रहे हैं, तो उनका स्वरूप क्या है, उनका विचार क्या है। सो दैट इज कॉल्ड फिलॉसफी, and that philosophy associated with our constitution, and that we will study in this chapter, that is 10th chapter. Okay, so with this I want to conclude here that we are having 10 chapters, one book. Okay, so it depends up to us whether we are taking it as a positive or negative. It depends up to you. आपको कैसे पढ़ना है, सीखना है या ऐसे समय व्यतीत करना है, वो निर्णय आपका होगा। लेकिन मैं एक भारत के जिम्मेवार नागरिक होने के नाते आपको ये बताना चाहूँगा कि आप पढ़ें और बढ़ें, क्योंकि देश अब आपके हाथों में है। शिक्षा ही सबसे बड़ा शासन का उत्सर्जन केंद्र माना गया है। जिस देश में अच्छी शिक्षा है, उस देश की अच्छी टेक्नोलॉजी है, उस देश का अच्छी विचारधारा है, और वो देश आज उच्चतम श्रेणी पर अपना परचम लहरा रहा है। समझ में आ रही है आपको हमारी बात? चीजें फिलोसफिकल है, लेकिन यह कटु सत्य है, दैट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। और इसके लिए मैं चाहूंगा फिर से आप लोगों को इस 10 चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ें और अपना बेस मजबूत करें। आगे चल के आप अगर किसी अच्छे यूनिवर्सिटी, DU, JNU, पुणे यूनिवर्सिटी, अच्छे बेंगलुरु यूनिवर्सिटी, कहीं भी एडमिशन लेंगे तो आपको ये नहीं एहसास होगा कि वी आर फ्रॉम द डिफरेंट जोन्स, डिफरेंट ओरिजिन्स। नहीं, सब देश के किसी भी कोने में रह रहे हैं। अगर वीडियो को वॉच करते हैं, समय पे पढ़ते हैं, इसको कोरिलेट करते हैं विद योर बुक्स, then you will get benefited. Okay, so once again thank you very much for watching Teriano. I hope all of you are understanding our lectures, and if you are having any queries, so please don't forget to put the your question or queries in the comment box. We will try to provide the answers. And one more thing, please go with the community study where you will get everything, all kind of assistance on the channel which is Teriano. Okay, so thank you very much for watching Teriano.